नाउ अब हम लोग देखेंगे जो थर्ड काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो फैट है। तो फैट क्या है? फैट इट इंसुलेट अस फ्रॉम सराउंडिंग, इट गिव्स अस थर्मल इंसुलेशन। हमारी बॉडी में इसके नीचे क्या एडिपोज टिश्यू है जिसमें तेल भरा हुआ है और वो हमको इंसुलेशन देता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है। चाहे हम लद्दाख में ही क्यों न रह रहे हो -20 डिग्री सेल्सियस पर, तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37। वहाँ -20 बात ना करें, -20 है वहाँ। सरसों का तेल रखो जम जाता है। बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो, सो फैट क्या करता है? इट इंसुलेट्स us from surrounding। इसका मतलब क्या है? It gives us thermal insulation। यानी क्या देता है बताओ? It gives us thermal insulation। कभी आपने सुना है कि किसी के मुंह से अगर पसीना निकल रहा है तो तेल निकलता है? तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के स्किन के ठीक नीचे एडिपोज टिश्यू है। वो कैसे है? इसमें ये पूरा तेल भरा है और न्यूक्लियस बिल्कुल साइड में। बोलो, जब आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा था फंडामेंटली, तो उसमें एडिपोज टिश्यू भी पढ़ा था कि नहीं? और उसमें ये ऑयल भरा रहता है कि नहीं? और ये क्या था? न्यूक्लियस। और इस सेल का नाम क्या था? फैट सेल, या फिर क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। बहुत सारे होंगे तब टिश्यू कहेंगे, एक को थोड़ी ना कह देंगे। बहुत सारे होंगे तब क्या कह देंगे? इसी को टिश्यू बोलते हैं। ये इसमें फैट हो रहा है। तो ये हमें थर्मल इंसुलेशन देता है। मोटा आदमी हो तो मजे से बर्फ में लिटा दो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसके में फैट ही फैट। और पतले की तो हालत खराब। नाउ इट इज ऑल्सो रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कैसा है? अगर आप भूकंप में दबे रह जाएं तो आप मोटा आदमी भी पतला हो जाए, क्योंकि उसका जो फैट है वो बर्न हो के उसको जिंदा रखेगा 15-20 दिन। तो हमारा जो फैट है ना वो सब गल जाएगा और वहाँ वो हमें एनर्जी देगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा, फिर फैट खत्म होगा, फिर जाके प्रोटीन की बारी आती है। फिर वो जिंदा रहेगा। फिर आदमी धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। यानी प्रोटीन भी हमें लास्ट में एनर्जी देने लग जाएगा। मतलब जिंदा रहेगा आदमी? जिंदा रहेगा, प्रोटीन इतनी नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर ग्लाइकोजन। क्या किसी को पता है ग्लाइकोजन कहाँ एकत्रित है? सर लीवर। तो सब लीवर ही 10 दिन जिंदा रख देगा। फिर फैट, मोटा आदमी तो और जिएगा 10 दिन। फिर उसके बाद प्रोटीन 2 दिन और रख देगा। थर्मल इंसुलेशन, इट इज रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज कंटेन्ड। ये किसमें कंटेन्ड है? इन एडिपोज टिश्यूज, इसमें ये कंटेन्ड है। और साथ में फैट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग अप ऑफ बॉडी, क्योंकि हमारी जो बताओ सेलुलर मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है? देख लो, नहीं, ये अभी सृष्टि बता रही है, आप लोग समझ लें। मैं भी बता रही हूँ। बोलो साक्षी। एपिडर्मिस। यस, जैसा अर्पिता ने बताया, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड को ही तो फैट कहते हैं। तो फैट क्या हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर नहीं देता? ये देखो, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी apparatus है, इस तरीके से है। तो हम ये क्या कह सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की। इट आल्सो गिव्स अस स्ट्रक्चर, हेल्प्स इन स्ट्रक्चरल ग्रोथ ऑफ बॉडी। इतनी चीज है। अच्छा, ये फैट पाया किसमें जाता है? कभी आपने सुना है ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल, और इसके अलावा मस्टर्ड का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन्हीं सब में पाया। ठीक है, आलमंड भी पाया जाता है। इट
is found in राइस का तेल नहीं निकल सकता, सो इट इज फाउंड इन किसमें जो सीड्स होते हैं मोस्टली, इट इज फाउंड इन ग्राउंड नट, सनफ्लावर, और बोलो किसमें पाया जाएगा? घी तो घी का पेड़ हमने देखा नहीं सर इसमें भी होता है सर शायद। होता होगा, हमने घी का पेड़ घी का घी का पेड़ मिल्क मेड सर होता है सर। मिल्क में फैट होता है। घी का पेड़ शायद से। हाँ तो वही मिल्क मेड। पेड़ नहीं मतलब वो फैट होता है। बर्गर का तो देखा है, बर्गर तोड़ तोड़ खा लो। मिल्क में फैट मैकडॉनल्ड्स है बर्गर। मस्टर्ड, सब मिल्क में फैट होता और बताओ और किसमें से निकाला जा सकता है? ग्राउंड दैट इज सोयाबीन। है। अरे मिल्क ही तो होता है। हम लोग यहाँ प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैसे बढ़ाएं सोया, और वैसे मिल्क में भी होता है, क्योंकि हम आगे चल के काऊ में सब इसमें डिस्कस करेंगे कि स्विस काऊ या ऐसे काऊ के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं, देसी काऊ भाई उनके बारे में। देसी गर्ल। नाउ अब देखो, एंड मिल्क, बस इतना ही ठीक है, बस ज्यादा नहीं, हाईलाइट मत करो उस चीज को। अब देखो, सो हम लोगों ने पहली चीज देखी कार्बोहाइड्रेट, सेकंड चीज क्या देखी? प्रोटीन, और थर्ड क्या हो गया? फैट। ठीक है, अब चौथी चीज क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स, सो विटामिन्स क्या होता है? these provide us immune system to body। क्या हमको ये रोग से लड़ने में मदद करते हैं? ठीक है, ये helps in increasing immune system of body। अगर मान लो किसी को स्नीजिंग है, किसी तरीके का कफ कोल्ड है और उसके अगल बगल वाले को न हो, तो इसका मतलब है उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। या बहुतों को कोरोना हो गया, कुछ को नहीं हुआ, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या है? स्ट्रांग है। तो इम्यून सिस्टम को ये डेवलप करते हैं और रोगों से लड़ने में ये प्रतिरोधक क्षमता हमको देते हैं। कोरोना आ रहा था तो विटामिन की गोलियां पकड़ा रहे थे। हाँ, एग्जाम्पल है विटामिन ए। तुझे हुआ है क्या कोरोना? ये क्या है? ये हमारी आई साइट को बढ़ाता है, इंक्रीजेज अवर आई साइट, इंक्रीजेज अवर आई साइट। अगर विटामिन ए या गाजर ना खाई जाए, कैरेट ना खाई जाए, तो हमको जीरोथैल्मिया हो जाएगा, रतौंधी, रात में दिखेगा नहीं। रात होगी तो लगेगा बिल्कुल अंधेरा है। रात में सड़क पे भी ऐसा लगता है जिसको जीरोथैल्मिया, अगर उसने गाजर नहीं खाई। तो कैरेट में पाया जाएगा स्पिनच। सर बिल्कुल ही नहीं, और फिर भी जैसे रात को बिल्कुल नहीं दिखेगा, इस समय बाहर निकल जाए लगेगा कुछ नहीं है, बिल्कुल डार्क पड़ गया, नहीं सर ऐसा टाइप। चांद की रोशनी में दिखेगा ही नहीं सर। तो विटामिन डी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है हमारी बॉडी में। यानी मान लीजिए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे यहाँ तक गया, हाथ से खाना ले गए, मुंह खुलेगा ही नहीं। मतलब ऐसे हम लोग ले जाते हैं, मुंह ऑटोमेटिकली खुल जाता है ना, तो उसका मुंह नहीं खुलेगा, कोऑर्डिनेटेड नहीं है हाथ और मुंह। तो ऐसा, या वो ले जाएगा हाथ ज्यादा ऊपर या ये एग में पाया जाता है, दही में, या एग या दही में से जो दोनों नहीं खाता है उसकी तो हालत खराब है। फिर वो चलते समय उसका पैर लहकेगा। तो लहकना मतलब वी कैन नॉट कंट्रोल लेग। तो अगर पैर लहक रहा है तो भी विटामिन बी की कमी है, फिर दही खाए। सर और किसी में भी तो होता होगा दही और अंडे। हेल्प्स इन मिल्क में होता है क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर अभी आपने दही और अंडे वाला क्या बताया? और बॉडी, बोलो क्या पूछ रही हो? सर ये आपने दही और अंडे वाला क्या बताया था?
अरे विटामिन बी वाला ये विटामिन बी इट इज रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी। यार विटामिन एक मिनट रुक तो जाओ। एक्सप्लेन 4 बच्चे बैठे। अच्छा हाँ बोलो, चलने दो क्लास। हाँ बोल। फर्स्ट लाइन पे, इट इंसुलेट्स अस फ्रॉम सराउंडिंग। ये हमको इंसुलेट करता है, जैसे थर्माकोल नहीं इंसुलेट करता है, वैसे फैट हमको क्या करता है, अंदर वार्म में तो वार्म रखेगा, तो इंसुलेशन देगा कि नहीं देगा। और इसी तरीके से विटामिन बी किसमें पाया जाएगा, कर्ड एंड एग में। सर वो ये विटामिन डी वाला बताया था ना, एग और कर्ड वाला, वो एक बार बताना वापस। विटामिन सी कोऑर्डिनेशन समझते हो ना, हाँ। बॉडी का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। कोई जैसे चल रहा है, जो हाथ चला है वही पैर चला है, ऐसा हो सकता है ना। वैसे होता क्या है, ये हाथ चलता है, लेकिन किसी ने यही तो उसकी ग्रेविटी मेंटेन नहीं रहेगी बॉडी, तो ऐसा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या उल्टा पुल्टा कुछ करने लगता है। या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने खट से पूछा और सृष्टि ने खट से जवाब दिया। इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम जिसका लोवेस्ट है। कहेंगे क्या गजब का कोऑर्डिनेशन है तुम्हारा, यानी आप बिल्कुल रिएक्शन टाइम नहीं ले रही हैं, आधा सवाल सुनते ही उत्तर दे रहे हैं, तो आपके बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है आपके साथ। तो ये भी चीज। या जो डांसर है वो एक अंगूठे पे नाच रहा है, तो कोई किस पे नाच रहा है, टो पे नाच रहा है, और कोई प्लेयर है तो ऐसे कैच कर रहा है, वैसे कैच, तो उनके आप मूवमेंट्स देखिए। या कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, कहीं पर भी कुछ कर रहा है, ठीक है, या बैडमिंटन प्लेयर है, तो उनके कोऑर्डिनेशन देखो बॉडी का, कि वो उछल के वहां चले जाते हैं, फिर उछल के उधर चले जाते हैं। तो ये सब चीजें। विटामिन सी हमारे मसूड़ों में स्कर्वी रोग हो जाएगा, फूल जाएंगे, दांत की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी अगर हम संतरा और लेमन नहीं खाते। नींबू चूस लगा के सब। तो इससे क्या होता है, मेंटेनेंस हेल्थ ऑफ टीथ एंड सिक्योर टीथ विद गम्स। गम्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। सिक्योर टीथ विद गम्स। विटामिन डी, जिसने धूप से खुद को बचाया, उसने खुद की हड्डियों को कमजोर पाया। तो सनलाइट, ठीक है, इससे क्या होता है, सो इट मेक्स अवर बोन्स स्ट्रॉन्गर, मेक्स अवर बोन्स, हमारी बोन को ये क्या बनाता है, स्ट्रॉन्गर। नहीं तो जरा सा, अब जरा देखें नाउ, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम गिरे और हमारी, हेलो, हाँ बोलिए ना, लाइट पड़ रही है, कौन से विटामिन में? These helps in increasing immune system of body, helps in increasing immune system of body। इधर से कुछ लाइट सही पड़ रही कि नहीं, अब यहाँ से भी वैसे ही, ठीक। अच्छा यहाँ से भी नहीं है ना, शो नहीं रहा है, तो क्या किया जाए, बोलो, यहाँ से और ऐसे कर दें, ये ठीक है, बोलो। चलो अब आपको पता चला, ठीक है। इट मेक्स आवर बोन स्ट्रॉन्गर, हमारी बोन को क्या करता है, स्ट्रॉन्गर। कई बार हम पेप्सी पी लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, तो उससे हमारी बोन में छेद हो जाते हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, तुम एक्सरे में देखोगे तुम्हें हड्डियां नजर नहीं आएंगी। हम लोग देखते हैं ये कैसा है, इसके पास हड्डी, क्या हड्डी नहीं तो बोन नजर आनी चाहिए, नहीं तो क्लियरली पता चलता है ऑस्टियोपोरोसिस है। उससे कहते हैं डॉक्टर संभल के चलना है, एक बार भी गिरोगे तो 2 हड्डी टूटेंगी। इतना अगर आप फट से भी गिरा दे तो हड्डी टूट जाए, ऐसी हालत है। समझ में आ गई बात कि नहीं, कि बिस्तर से गिर जाए तो हड्डी टूट जाए। कैसे? क्योंकि ये जो जंक फूड है वो हमारी हड्डियों को गला देता है।
इससे आजकल के बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कई बार जो फुटबॉल प्लेयर हैं, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, उनमें बोन फ्रैक्चर देखा जा रहा। समझ आई बात की नहीं? तो इस तरीके से विटामिन डी अगर वो धूप लेंगे तो उनको बोन सही रहेगी। इसी और भी विटामिन होते हैं इसके आगे, तो देयर आर अदर विटामिन दैट इज उनके बारे में भी हम लोग बाद में देख लेंगे। विटामिन के भी हो सकता है और विटामिन ई। विटामिन के सर वो फ्लोटिंग करता है सर, blood हाँ, की। ये हाँ आपने वो विटामिन सी में मेंटेन सेल्स ऑफ टीथ एंड सिक्योर टीथ विद गम्स लिखा है। हाँ, गम्स है, स्कर्वी रोग से हमको बचाता है, नहीं तो मसूड़े फूले फूले होंगे, उनमें ब्लीडिंग आती रहे। अब जरा देखें इसके अलावा मिनरल्स क्या करते हैं। हाँ, विटामिन मिनरल्स आर लाइक कैल्शियम। हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम किससे चाहिए बताओ? क्यों लेते हैं? कैल्शियम से ही तो बोन बनती है। पीते हैं तब हड्डी मजबूत होती है कि नहीं? कैल्शियम से। कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं? सो दीज आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ओके नाउ ओके सो मिनरल्स, ये सारी चीजें हैं। और हमें थोड़ी मात्रा में आयरन भी चाहिए, क्योंकि क्या तुमने ऐसे देखा है जिसने जो हरी सब्जियां नहीं खाता है उसमें आयरन की कमी होती है, फिर उसे भूख नहीं लगती है, उसको फिर अनार का रस पिलाया जाता है, कहता है हमें भूख नहीं है, दोपहर में खाना खाना धीरे धीरे खाना, भूख ही नहीं लग रही। तो इस तरीके से आयरन की कमी हो जाने पर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है बेटा? अनार वो बहुत बड़ी बात कही है। ब्लड में ब्लड में पाया जाता है आरबीसी। आरबीसी में पाया जाता है। ये जो इसमें दाने दाने दिख रहे हैं रेड ब्लड सेल में, यही हीमोग्लोबिन है। तो अगर हमने अनार खाया या कुछ खाया तब ये रेड ब्लड सेल्स इस तरीके की होती है कि नहीं, एल्पेनलीबल की तरीके। और अब इसमें छोटे रेड रेड नहीं दिख रहा है, ये सर ये देखो, तो वो हीमोग्लोबिन है। तो रेड ब्लड सेल का कलर खुद क्यों रेड है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर किसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14 मतलब ये 12.5 से 14 तक होना चाहिए। और अगर इससे कम है तो उस चीज को क्या कहते हैं? एनीमिया रोग हो गया। फिर उसमें अगर एनीमिया रोग हो गया है तो क्या होता है बताइए? हीमोग्लोबिन करता क्या ये बताओ? सर वो सर ब्लड को सर ये वो कर देता है। ऑक्सीजन को पिकअप करके हर सेल तक पहुंचाता है। और क्या उसी ऑक्सीजन से ग्लूकोज तोड़ा जाता है? उसी से एनर्जी मिलती है। अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज ऑक्सीजन कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? और क्या आप लोगों को ये बात मालूम है कि Fe को जब चारों तरफ से बहुत सारे कार्बन पकड़ लेते हैं तो इसी को हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन का फार्मूला है। तो जब तुम आयरन खाते हो या अनार का जूस पीते हो, तुरंत का तुरंत कट करके देखो, इतना लाल खून, तुम्हारा ब्लड लाल हो जाए। क्यों? जितना आयरन खाओगे, एक 100 रुपए का अनार का जूस पियो, तुम्हारा ब्लड लालम लाल, इट इज सो रेड। सो इफ ब्लड इज रेड, अगर आपका ब्लड अच्छा रेड है तो क्या होगा उसे बताओ? देन it will carry more oxygen to the cell, your reaction time will be lesser, your body will coordinate properly। तो हर चीज में आपकी स्फूर्ति दिखेगी। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? आयरन से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा अच्छे से। 14 में जिसका मेंटेन है उसकी स्फूर्ति देखिए, चेहरे से ही देखने से पता चल जाएगा, नहीं तो पीला चेहरा दिखेगा। एनीमिया जिसको है उसका येलो फेस हो जाएगा। हाँ बोलो। विटामिन के और विटामिन ए भी है, तो उनके अलग अलग यूजर्स हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। ये अलग से लिखा देता हूँ। नाउ हरी सब्जियां खिलाइए, बीटरूट की चीजें ओके। यूज ऑफ विटामिन के। तो फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या करता है? अगर आपका ब्लड क्लॉट करेगा, जैसे आपको मालूम है रानी विक्टोरिया और उनके प्रिंस चार्ल्स और उनका पूरा वंश में जितने लड़के हैं उनके घर में चाकू छुरी कहीं रखा नहीं है, वो ढूंढेंगे जब भी नहीं मिलेगी। और सब जगह गोल दरवाजा, क्योंकि उनमें क्या हो गया है
कि हीमोफीलिया की बीमारी है, अगर एक बार कट हो जाता है तो उनका ब्लड ही कभी क्लॉट नहीं होगा, वहाँ से बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, मरने तक बहता रहेगा। तो उनमें एक बीमारी है कि उनमें blood clot, हाँ जनरेशन से जनरेशन चला आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो वहाँ चाकू छुरी उनको नहीं मिलेगा, वो मांगेंगे। सर अभी तक ठीक नहीं हुई। हाँ नहीं ठीक हुआ। अब देखो और कब है? फीमेल कैरियर है लेकिन बीमारी लड़कों को होती है। हाँ, लड़कियों को खतरा नहीं। नहीं, प्रिंस वैसे उनकी जो लड़की का नाम था डायना थी, तो वो इतनी डियाना, तो वो कार चलाते हुए मर गई। यूज ऑफ विटामिन ई, लेकिन खुद ही मर बहुत तेज कार चला रही थी और पी के कार चला रही थी। तो ये हेल्दी स्किन और आइस के लिए विटामिन ई होता है। कई बार ये जो कॉड ऑयल नहीं होता, कॉड मछली का तेल, उसकी गोलियां आती हैं, तो हेल्दी स्किन चाहिए होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, विटामिन ई का वो फेशियल करेगा, तो स्किन का। और या कॉड ऑयल की गोलियां खाते हैं तो आंख बड़ी तेज हो जाती है, दूर तक देख सकती हैं। तो इस तरीके से हेल्दी स्किन, अगर आपको ग्लोइंग त्वचा चाहिए तो इस मछली का तेल पियो, जो कि उसके खुद लीवर में पाया जाता है। स्किन एंड आईज। अच्छा, अब हमने देखा आपकी जिंदगी में लाओ, सर विटामिन के एग्जांपल विटामिन ए में यही है के। तो अब ये हमने बता दिया, ये कॉड ऑयल है, मछली के तेल में पाया जाता है। तो अचार हो गया। आप देख लें, विटामिन के इज फाउंड इन, तो जैसे स्पिनच में पाया जाएगा और लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच में। और ब्रोकली खाते हो, हरी गोभी, उसमें पाया जाता है, तो दैट इज स्पिनच। पालक में सबसे ज्यादा होता है, कुछ ऐसे कार्टून भी बने, स्पिनच खाता है वो ताकतवर हो गया। एग्जाम्पल ऑफ विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल। ऑयल खाओगे तो ये अच्छा रहेगा। वेजिटेबल ऑयल 4 बताए थे, ये सारे, इन सब में क्या पाया जाता होगा, विटामिन ई। ये चीज। अब देखो, यहाँ तक बात हो गई। मिनरल्स क्या है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, कॉपर भी हमें चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? मैग्नीज चाहिए, कॉपर चाहिए, मिर्च खा लो तो जिंक चाहिए। मिर्च में जिंक होता है कि नहीं? Yes, sir. तो इसीलिए हम लोग खाते हैं। इसी तरीके से हमको फॉस्फेट भी चाहिए। क्यों चाहिए फॉस्फेट? सर एमएन क्या? एमएन मैग्नीज, मैंगनीज, ठीक है, और फॉस्फेट, ये सारे मिनरल चाहिए, सो दैट आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज प्रॉपर, आल्सो प्रोवाइड अस इम्यून सिस्टम। ये सभी भी हमें क्या करते हैं, सो आल्सो हेल्प्स in building up immune system in body. Immune system of body. इतनी बात हो गई। Now अब जरा देखो कि write a note on fat. राइटर नोट और फैट। फैट किस काम में आता है? राइट नेम ऑफ ऑल विटामिन, यूज, देयर यूज लिखो क्या है, एंड वन एग्जाम्पल। What is, ठीक है, विटामिन्स इन जनरल हमारे अंदर क्या करते हैं,
they increase immune system in our body. What is the use of vitamins? अगर पूछा जाए तो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? They helps us in fighting against disease. वे हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं. So what is the use of vitamin in general? Of बस दो ही क्वेश्चन करो. ये विटामिन और उनके टाइप A, B, C, D, E, K. तो इनका यूज क्या है? लिख देना. A किस लिए है, B किस लिए है, C किस लिए है, D किस लिए है. और एक एक एग्जाम्पल. ई और के के बीच हैं? ई और के ई का कौन सा एग्जांपल है? कौन सा है? अच्छा. Write 3 examples for it. इट मेक्स बोलो फैट किस में पाया जाता है? क्योंकि हमें ई का एग्जांपल ई वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल और ये सारे हैं. अच्छा ऊपर लिखा है. वो फैट में नहीं आना चाहिए. फैट में है तभी तो हमारी स्किन के लिए अच्छा है. अगर तेल होगा तो अच्छा. हर एक विटामिन हाँ और उनको डिफाइन कर्ड रही है ना. सर विटामिन ए सर किसमें है सर? विटामिन ई. विटामिन ई पाया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स में. और अगर जिसे कुछ भी ना समझ दोनों का द गिफ्ट ऑफ चप्पल. The gift of सो सर एक आखिरी बचा है ना शायद. अब हम देखेंगे अभी ये शुरू हुआ इन टेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये तो खत्म हो गया. इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 204. What do we get from cereals, pulses, fruits and vegetables? Vitamins, fats, food, protein, food, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेबल्स प्रोटीन nutrition, nutrients, हाँ nutrients, देखो न्यूट्रिएंट्स तो इन्हें the cereals. हाँ जो nutritions, सीरियल्स हैं इसका मतलब होता है अनाज. सीरियस nutrition, सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज, मिलेट एंड ये जो भी हैं, ठीक है. व्हीट, राइस, मेज और मिलेट्स. मिलेट्स आप समझते हैं? रागी जो बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं. millets. समझ आ गई बात? तो ये चीज है अफ्रीका में खाई जाती है. प्रोवाइड्स अस. बात ना करें. प्रोवाइड्स अस वो में क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट. नाउ नेक्स्ट इज पल्सेस. पल्सेस यानी दालें. ठीक है. उसमें ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं. तो मूंग, तो जैसे ग्राम होता है चना. ग्राम जानते हो? यस सर. मटर, मटर भी वो आलू चाट वाला बनाता है ना, पीली मटर. वही तो सूखी रहती है. वही पीली जाती. जो हम लोग खाते हैं ना वो सूखी पड़ के पीली हो गई. उसी को पूरा बनाए रखे मटर का पूरा ढेर. उसी को वो देता है. तो इसके अलावा तूर दाल जानते हो? मूंग, मसूर. तो इन सब में क्या पाया जाता है? गिव्स अस. इसी को तूर कहते हैं. गिव्स अस प्रोटीन. आगे देखें. नाउ अच्छा बताइए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या देते हैं? वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस. इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिनरल्स भी होगा. प्रोवाइड्स अस
मिनरल्स, विटामिन्स एंड लॉट ऑफ फाइबर्स। इसका क्या मतलब हुआ? विटामिन्स एंड फाइबर का मतलब है जो हम डाइजेस्ट ही ना कर सकें। वो चाहे जैसे खीरा खाते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करके निकल जाता है, वो बिल्कुल पचता नहीं। 10 दिन हम खीरा खाए तो हाँ, मर जाएंगे। तो मर सकते हैं। तो इस तरीके से एंड लॉट ऑफ फाइबर। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या वेजिटेबल में कुकुम्बर नहीं आता? आता है। तो उसके लिए ये बात की। कुकुम्बर, ककड़ी, सर फ्रूट्स में शुगर भी होता है तो कार्बोहाइड्रेट, हाँ फ्रूट से शुगर भी मिलता है तो हाँ, तो लिखो फ्रूट्स में और क्या मिलता है? एंड चूंकि फ्रूट में शुगर है, फ्रूट जूस में क्या पाया जाता है? शुगर। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, लॉट ऑफ क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लॉट ऑफ फाइबर। फाइबर। भी हमें मिलेगा। शुगर है तो ये सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट इज इन इंडिया। ओके, सो हमारे देश में सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए बहुत काम किया गया। गांधी जी भी सस्टेनेबल मैनेजमेंट के वो समर्थक थे। दैट इज सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा मैनेजमेंट जिससे कि हम दूसरे पर निर्भर न कर रहे, सच काइंड ऑफ मैनेजमेंट विच में सस्टेन कर सकें। ऐसा मैनेजमेंट ना हो कि मेरे पास इतना कोयला है, चलो आज ही सारा कोयला निकालो और सारी ईंधन बना डालो। ऐसा नहीं। आगे जो फोर्थ कमिंग जनरेशन है, दैट जनरेशन विल आल्सो गेट द नेचुरल रिसोर्सेज। वॉट एवर रिसोर्सेज आर यूज्ड बाई अस एंड बेस्टोर्ड टू अस बाई नेचर, जो भी रिसोर्स, जो भी हम संपदा प्रकृति के द्वारा हमें वरदानित है, विच इज बेस्टोर्ड टू अस बाई नेचर एंड वी यूज इट, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इफ वी यूज दैट, वो बता रहा है एकलव्य कि इफ वी यूज नेचुरल रिसोर्स विथ सच ए पेस that it is also get reserved for forthcoming generation, they can also avail those natural resources, then such kind of development is called sustainable development. बोलो यही 8-10 सेंटेंस बेटा एकलव्य बोलो। अब देख लीजिए मुख में कितनी तेजी है, क्रांति देखिए कि मतलब उससे पता चलता है। सो कुछ चीजें हम लोग बताएंगे। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? The resource which is found in nature and used by men, जो भी resources हैं which we use, हम क्या यूज कर सकते हैं? क्या पानी यूज कर सकते हैं? नेचर से नेचुरल रिसोर्स, हवा यूज कर सकते हैं, सनलाइट यूज कर सकते हैं, मिट्टी भी यूज करते हैं, उसी में तो सब चीजें उगाते हैं। मिनरल्स खोद खोद के, क्या माइनिंग करके मिनरल्स निकालते हैं? क्वायरिंग भी करते हो क्या? ऊपर खुदाई करते हो तो क्या संगमरमर निकल आता है? चले जाओ मंडोर। जब ऊपर से खुदाई हो तो उसको कहते हैं क्वेरिंग, अंदर से निकाल के लाओ तो क्या कहते हैं? माइनिंग। सो व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? देखो इस बात को। नाउ नेचुरल रिसोर्स, the useful things we obtain from nature and सही है। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन नेचर, which are found in nature and used by humans या us is called, उसे क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स। उसे नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट डज, एग्जांपल बताओ। वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, और इसके अलावा मिनरल्स भी हो सकता है क्या? यस सर। मिनरल्स में सब कुछ आ जाएगा, तरह तरह के मिनरल्स आ जाएंगे। व्हाट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट? एकलव्य अभी रुक जाओ पियानी, वो बता रहा है।
देखो उसने बुक अभी देखनी शुरू कर दी ना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। हाँ बताइए पियानी। So the management in which a person completes his needs and also saves resources for the next generation is called sustainability. जो कितना अच्छा बता रही, यही लिखना हम चाहते थे। तो मैनेजमेंट, एक बार और बोलना पड़ेगा, द मैनेजमेंट इन विच One person completes its needs. इन विच जो करंट जनरेशन है वो क्या करे, जनरेशन फुलफिल्स इट्स नीड्स। इतना ना हो कि खूब है तो आज है तो सब खर्च कर डालो, कल के लिए बचाओ ही ना। आपके पास जितना चावल है 30 हिस्सों में डिवाइड करो, थोड़ी खिचड़ी आज खाओ, थोड़ी कल के लिए भी तो रखो। कि पूरी खिचड़ी आज पेट भर लोगे, ऐसा नहीं करो। विच फुलफिल्स, तो करंट जनरेशन फुलफिल्स इट्स नीड। ये फुलफिल की स्पेलिंग ठीक, इट्स नीड। आगे क्या बताया था आपने, एंड And save resources for its current Ah, for the and- next generation. and saves resources for forthcoming generation, आगामी पीढ़ियों के लिए, forthcoming generation इस कॉल्ड। अमेरिका ने इतना विकास कर लिया कि अब वहां पर सब कुछ बन गया है, वहां के लोग बेरोजगार हो गए। उसी से जो रिसेशन आया था 1930 का, द ग्रेट रिसेशन, महामंदी, वो अमेरिका में जो वॉल स्ट्रीट में आई थी, वहां के सेंसेक्स में, उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो गई। तो मतलब क्यों, क्योंकि तुमने सैचुरेशन कर लिया, सारा विकास कर लिया, सारे रिसोर्स। अब वहाँ के लोगों से कहते अब काम नहीं हो गया पूरा विकास, ऐसे कैसे तुम अब क्या करें, अब क्या करें वो लोग घर पर क्या। फिर वो कहता अच्छा ठीक है, ये जो सब पुल बनवाए तोड़वा के फिर से तुमसे बनवाएंगे, इसलिए काम कर रहा है। ये क्या बात है? मतलब कह रहा है कि ठीक है काम देंगे, हमें तुम वोट देना, हम इनको तोड़वाते हैं तुमसे, तुम इस बनवाएंगे। ये हो रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, सेव्स resources for forthcoming generation is called sustainable management. Sustainable management. देखो जो मैन की डिजायर है, इट इज अनसेटिएबल, ये कभी फुलफिल नहीं होती है, ये डेमोनस डिजायर है, ये एक राक्षसी इच्छा है। ऐसे जैसे अमेरिका में सबके पास दो, पहले एक फ्लैट था, तो एक फ्लैट था, एक मतलब बेंगलोर था, तो उन्होंने कहा कि एक से क्या होगा, अब हम क्या करें। वहाँ पे तो जो झाड़ू लगाता है उसके पास भी कार है, तो उन्होंने कहा दो होने चाहिए, एक हम सी शोर पे लेते हैं क्या। अब सबके पास दो दो गए, अब वो घबरा रहे, अब हम आगे क्या लें अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होती। इसीलिए गांधी जी ये बात समझ गए थे, बोले तुम्हारी इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होगी, तुम तो सारा रिसोर्स खा जाओगे भारत का। तो उन्होंने सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे जोर दिया, उतना ही यूज करो कि आगे के लिए सुरक्षित रहे। सारी खनिज संपदा का यूज दोहन मत करो, इसके लिए सरकार ने इतने नियम बनाए हैं संविधान में, फिर भी आप देखते हो कहीं रेत का खनन माफिया पकड़ा जा रहा है, रेत नहीं निकाल लेता कहीं से कुछ। तो लेकिन जो ये अनऑथराइज इलीगल माइनिंग है, उससे क्या होगा, अगर लोग निकालने की अनुमति देगी ना, तो थोड़े लोग इतने पैसे वाले हो जाएं कि वो कानून को खरीद लें, भाई निकालेंगे बेचेंगे, तो कानून, जिसके पास पैसा है ना वो पैसा देके छूट जाएगा। चाइना में तो यही है भाई, आप देख लें चाइना में, तुम अगर किसी की हत्या करते हो, वो बोलेगा तुम्हें अब इसके सजा दिया रही, अब तुम्हें फांसी होगी, तो 2 लाख तुम्हें देंगे, तुम फांसी पे चढ़ जाओ, तुम अपनी जगह किसी और को वो सजा दिलवा। मतलब चाइना में ये रूल है, तुम अपनी सजा किसी को ट्रांसफर कर सकते हो अगर तुम तैयार कर हैं। तो किसी ना किसी को सजा मिल जाएगी तो हाँ वाली बात होगी। अब देखो जनरेशन फॉर फोरकमिंग जनरेशन इन विच करेंट जनरेशन। अब देखो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन एंड व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। 3 रेवोल्यूशन इसके लिए
ग्रीन व्हाइट So Green revelation, green crops. ब्लू वाला फिशेस का था शायद व्हाइट वाला green व्हाइट वाला जब ब्लू वाला फिश ये हरित क्रांति हरित क्रांति इसको कहते हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, हरित क्रांति, हरित क्रांति इसको है फॉर इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ क्रॉप्स, यानी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फॉर इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। श्वेत क्रांति किस लिए हुई, डेयरी और उसके बाद सब पैकेटाइज मिल्क और ये सब आने लगा। यस सर श्वेत क्रांति that is for dairy products and milk and dairy products। अभी भी ये जो भी हजारों हजार के इंजेक्शन आते हैं गाय एक भैंस के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से फ्री लगवाया जाता है। तो हमारे डॉग को 6,000 रुपए के इंजेक्शन सरकार ने फ्री लगा दिया। 2 रुपए के समझ, 2 रुपए का टिकट बनवाओ, जाओ वहाँ दिखाओ, वहाँ शान से 1,000 रुपए लेंगे, और वही घर में आके लगाया 1,000 रुपए लेता है, मंगवाएगा। तो आप समझिए ये क्या है कि आपके गाय भैंस सुरक्षित रहें, मरे नहीं, रोगों से ठीक रहें, इसके लिए सरकार ने क्रांति बनाई। वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, उनको फ्री में इलाज मिलेगा तो रहेंगे, नहीं तो। तीसरी चीज क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन। वो क्या होता है, मरीन तो फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फिश, क्यों, क्योंकि जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनका जीवन यापन मछलियों से ही होता है। मछलियां पालते हैं, खाते हैं और सुखाते हैं और बेचते हैं, यही सारा काम। सूखी मछलियां भी बिकती हैं पैकेट में, सुखाई जाती हैं। वो छोटी वाली मछलियों को सुखा के उसको पता नहीं किसी तो जार रख के उसका अचार अचार भी बनते हैं मछली के। मीट कब बनता है बताइए येलो रिवोल्यूशन क्या है, ऑयल के लिए दैट इज फॉर ऑयल इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, यानी ऐसे भी सीड्स दिए गए। तो हमारे यहाँ कई तरीके के प्रोडक्ट्स ये हैं ना। इसके अलावा गोल्डन रिवोल्यूशन किसे कहते हैं, फॉर इंक्रीज। यूपी में अरहर की खेती खूब होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाल खाई जाती है, मालूम है। आप ये देखो कि जो राजमा की खेती पंजाब में ज्यादा, वहाँ राजमा ज्यादा खाया जाता है। तो कई होता है दाल मखनी है, तो वो जो उसमें जो दालें पड़ती हैं वही वहाँ खाई। तो फॉर ये सही कह रही हैं, फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, और फिर चैन से सोने के लिए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, दालों के लिए गोल्डन रिवोल्यूशन। अब जरा देखिए, सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज नीडेड। Why sustainable management is needed and how can we achieve it? How can we, हाँ बोलो सोम्या, क्या 3 पॉइंट बता रही थी? मुस्कुराहट में ही जवाब छिपा। बोले 3 पूछ रहे हो, 32 देखो। हाँ। अब देखिए, as population is increasing with rapid rate,
However, our resources are limited. पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है और सबको खाना चाहिए, सबको रहने के लिए घर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन is increasing with rapid rate and everybody need resource to sustain life, need resources, so it should be managed properly. However, resource एक नहीं, however resources are finite, वो तो नहीं बढ़ रहे ना rapid rate से. However, resources are limited. किसी को पानी ना मिले और बगल में स्विमिंग पूल में लोग नहाएं, ये तो नहीं हो सकता ना. लिमिटेड. राजस्थान ने बोल दिया कि बिजली फ्री है, तो उन्होंने क्या किया? बिजली फ्री है, निकालो जमीन से पानी, चावल उगाओ. सरकार ने कहा बिजली कुछ फ्री नहीं, तुम तो जमीन का पानी खत्म कर दोगे. तुमको बिजली फ्री कर दिया, यूरिया फ्री कर दिया, तो तुम अपनी खेती खराब कर दोगे. वो यूरिया फ्री कर दिया तो जमीन में ऐसे यूरिया डाल रहे हैं, जला डाली अपनी मिट्टी, 4 साल बाद इनफर्टाइल, बंजर. वो सोचते हैं आज का आज पा लो जो पाना, कल पता नहीं मिट्टी रहे ना रहे, अपनी ही मिट्टी खराब कर. समझो, पानी बिजली फ्री कर दी तो पानी निकालने अपने यहाँ चावल उगा रहे. राजस्थान चावल उगाने के लिए इतना इतना पानी भर के बोले बिजली फ्री है, डालो पानी, कितना डालते हो, ये हाल है. तो लोगों को फ्री मिल जाए ना, वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं रिसोर्सेज. एक्सप्लॉइट समझते हो कि उस चीज को बर्बाद कर देते हैं. आप वो रिसोर्स की कीमत नहीं समझते हैं, इसलिए ज्यादा सब्सिडी नहीं देनी रिसोर्स में, क्योंकि उससे लोग फिर उसकी वैल्यू घटा देते हैं. However, resources are limited, so we should use them. We should use them. We should use them intelligently और या wisely. हमें उसे कैसे बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए? We should use them wisely so that it retains. ठीक है, इट रिमेन्स फॉर forthcoming generation. ये so that, ये तो हम नहीं कहेंगे अपने बच्चों को. बच्चे पूछेंगे पापा क्या बनाओगे? भिखारी बनाएंगे. अरे हम सब खर्च किए देता है. तुम ये जो मोटर कार है ना, इसके अंदर रहोगे तुम, ये चल थोड़ी ना पाएगी, इसके अंदर रहना, खाना बनाना, ऐश करना. so that it remains for forthcoming generation. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, इसे अचीव कैसे किया जा सकता है? नाउ इट कैन बी अचीव बाय अब आगे देखिए कि it can be achieved by crop variety. क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट करो. क्रॉप वैरायटी, अगर मान लो तुमने ऐसे पेड़ लगाए हैं कि आम ही आम दिख रहे, पत्ते दिख ही नहीं रहे, तो फिर तुम्हारा कितनी वैरायटी होगी? समझ आए नहीं? गेहूं ऐसे लगा दिए कि गेहूं के दाने दाने दिख रहे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं ठिकने से, और उसमें खूब दाने भरे हुए, उसको उड़ना भी ये भी नहीं कि यहाँ तक आएगा तब बनेगा. जैसे ही उगाने के दाने आने शुरू हो गए. क्रॉप वैरायटी, ऐसे आम खाओ गुठली ही ना हो. ये इस तरीके की हाइब्रिड सीड्स है. हाइब्रिड अभी सुबह बेच रहा था 250 का एक, कह रहा ये गुठली लेस आम है. यहाँ आया है ना, ऐसे बाहन बांध के लाया था, बड़ी बड़ी. क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. अच्छा, इम्प्रूवमेंट. आपको मालूम है हमारे भारत में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है. ऊपर हिमालय है,
भर भर के नदियां आती हैं, पूरे भारत को नहला देती हैं। जबकि अमेरिका और इन सब में सुविधा नहीं है। वहाँ पर कभी कभी बारिश होती है, वहाँ कहीं माउंटेन्स ना हो या कहीं पर हो, लेकिन यहाँ तो सब तरफ आता है। और दोनों तरफ से, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, ऐसे झरझरा के बारिश करते हैं 3 महीने कि पूरी मिट्टी तर हो जाती है। और नहीं तो जगह जगह कुंड भर लिए जाते हैं, तालाब भर लिए जाते हैं। सब जगह ऐसा नहीं है। बहुत दुख की बात है कि भारत में पर हेक्टेयर में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 17 गुना अमेरिका में होता है। और वो 10 किलोमीटर लंबे लंबे खेत हैं। 17 गुना, 17 टाइम्स दे आर प्रोड्यूसिंग मोर देन अस। तो क्या क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है? हमें वैरायटी इंप्रूवमेंट से नहीं चाहिए, हमको इतना उगा लेना चाहिए कि हम दूसरे देशों में भेज सकें। यूक्रेन को गेहूं का कटोरा कहा जाता था, आज उसको पे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो पूरा यूरोप भुखमरी का शिकार है। भारत मन माने दाम पे गेहूं बेच रहा है। लेकिन अगर हम 17 गुना ज्यादा उगा सकें तो किसान कहते नहीं महंगे बीज क्यों खरीदे, जो है वही डालो वही उगाओ। अब किसान अगर इतना सोचेगा, वो नई चीजों को अपनाना ही नहीं चाहता। उसको बोला जाता है ये सीड ले लो, फ्री में है गवर्नमेंट की योजना से तो दे दो, नहीं तो हम तो नहीं लेंगे, रिस्क ही नहीं लेना चाहता। लेकिन जो लेता है, जो थोड़ा पैसे वाला है, इनपुट ज्यादा तभी आउटपुट ज्यादा होगा। अगर इनपुट नहीं डालो, सोचो कि वही कन्वेंशनल मेथड से खेती करते जाए तो कुछ नहीं होने वाला। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट चाहिए। जो फॉडर हैं, जो मतलब गाय के लिए चारा है ना, तो उसमें चौड़ी चौड़ी प्रोफ्यूज पत्तियां चाहिए और खूब ब्रांच है। प्रोफ्यूज का मतलब भर भर के, प्रोफ्यूजली। जैसे आप मम्मी से कहते हो प्रोफ्यूजली तेल डालो मेरे सर पे, आज तो मेरा हेडेक हो रहा है। प्रोफ्यूजली का मतलब खूब सारा डाल दो, समझते हो? सो प्रोफ्यूज ब्रांचेस हो और खूब सारी हो, चौड़ी पत्तियां हो, ये फॉडर के लिए चाहिए। लेकिन जो सीरियल हैं उनके पेड़ कैसे चाहिए? उनको ज्यादा लंबे नहीं चाहिए, छोटे में ही उनमें क्या आ जाए बताओ? छोटे में ही ज्यादा अनाज आ जाए, सीरियल्स आ जाए, पल्सेस आ जाए। बोलो ये चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस तरीके से हमें ये भी तय करना होगा कि हम फॉडर उगा रहे हैं, चारा, या फिर सीरियल्स उगा रहे हैं, या लेग्यूम्स उगा रहे हैं। लेग्यूम्स का मतलब पल्सेस, जिनमें दालें होती हैं, ठीक है कि नहीं? या लेंटिल्स भी कह सकते हो, दालों को खुद क्या कहते हैं? लेंटिल्स। पल्सेस, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, तीनों नाम है कि नहीं? अब जरा देखें, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। आपको क्या अभी कुछ दिनों पहले ये पता चला है कि 1500 बोरी गेहूं पंजाब के प्लेटफॉर्म पे पानी बरसने से सड़ गए। उनके रखने की जगह ही नहीं है। हमारे पास इतने शीत गए नहीं है, यानी रेफ्रिजरेशन स्टोर नहीं है कि उन्हें ठीक से रखा जा सके। हम जितना कोल्ड स्टोरेज, हमारे पास उगाते बहुत हैं और सड़ाते बहुत हैं। यानी वी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जैसा उन्होंने बता दिया, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, क्रॉप प्रोटेक्शन भी तो करो। तुम्हारे तो जो जमीन से ये रेट और ये सब आ रहे हैं, वो क्या माइट्स है, तो कई माइट्स खा ले रहे हैं, और कभी इस तरीके से रेट्स हैं, ये सारे अगर खा लेंगे तो वो सब क्या हो जाएगा? आपका अनाज खत्म हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाएगी। अगर चूहा घुस गया तो उसको खराब कर देगा, और वो जहाँ जाएगा एक्सपोर्ट होने के लिए, तुम्हारे देश की बदनामी और कराएगा। जैसे हमारे देश के अनाज को इराक ने लेने से मना कर दिया, बोला ये तो बिल्कुल बेकार अनाज है और इराक से हमारी अच्छी नहीं पड़ती है। ठीक है, अर्दोगन है वहाँ पर तो अच्छी नहीं पड़ती, लेकिन फिर सरकार ने चालाकी दिखाई, उस अनाज, वो बोला हमारे जो टेस्टिंग्स हैं, मानकों पर तुम्हारा गेहूं खरा ही नहीं उतरता। फिर भारत ने वही शिप दूसरे जगहों पे बेचा, दुगने दाम पे बेचा उसी चीज को। बोला हमारे मानक पे तो खरा उतर रहा, फिर इराक मांगता रह गया। अभी की बात है, यूक्रेन दे नहीं रहा ना गेहूं, तो इराक ने सोचा कि इनको बदनाम कर दें। वही गेहूं दूसरों ने हाथों हाथ लिया डबल रेट पे, और इराक फिर मांग रहे हमें अच्छा गेहूं भेजो। बोले हम बोल दिए हमारे पास अच्छा गेहूं है ही नहीं, कहाँ से भेजे? अब तुम्हें खरीदना है तो हम ब्रेड भेजेंगे। ब्रेड खरीदना है, हम खुद बनाएंगे, ब्रेड देंगे तुमको। तो ये चीज हो गई। नाउ थर्ड पॉइंट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। अच्छा उगाओ, अच्छा बचाओ। क्रॉप अच्छा सब बोर्ड पे देखने आ रहे हैं। ये वाली क्या आ रही होगी? तो अब जरा देखो, अब दिख रहा
तो फिर इधर उधर बैठो। टीवी हाँ? इधर ये पीछे वाली इधर आ जाओ ना। जहाँ बैठा कुछ गिरेगा नहीं। फिजिक्स में कौन सी टीवी कुछ नहीं। पहन के रखो। और पिता पानी कुछ अर्पिता के साथ बैठ के पढ़ो। ये बात समझ आ गई? क्रॉप प्रोटेक्शन सही है। अब इधर देखो, 3 चीज आपको समझ में आ गई। अब जरा देखिए कि नाउ सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का है। हर चीज तुमको तो इंडियन क्लाइमेट इज मानसून बेस्ड। ये कैसा बताइए? मानसून बेस्ड, ठीक है। एंड इट हैज 3 सीजन्स। हमारे यहाँ जैसे कि ये देख लो, ये ठीक है। और इसके बाद ये यमन हो गया और फिर ये भारत हो गया, ठीक है। ये चीजें अच्छा बताओ कि भारत में जो मानसून आते हैं सृष्टि, भाई और कोई नहीं बताएगा कहाँ से आते हैं? मादागास्कर। सभी को पता है। जैसे सृष्टि ने पहले ही बता दिया, मेडागास्कर से आते हैं, है ना? मेडागास्कर। सबको पता है क्योंकि हम लोग भारत में ही रह रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत हीट हो जाती है, उस प्रेशर, वो यहाँ पर लो प्रेशर जोन है। जब हीट बहुत हो जाएगी तो क्या होगा? सब हवा ऊपर उठ जाएगी, नहीं एक्सपेंड करती है। उसको भरने के लिए वाटर लेडन क्लाउड्स यहाँ से चलते हैं, और कुछ यहाँ से चल के और कुछ यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। यस सर। और ये बताओ यहाँ पे ये सर पर खड़ा हिमालय भूपर, हिमालय। समझ में है कि नहीं? और ये रोक लेता है सारा, और ये यहीं बरसा देता है, और उधर नहीं बरस पाता, इसलिए वो बिल्कुल बंजर जमीन तिब्बत है, तिब्बत सर, प्लेटो। वहाँ कुछ नहीं उगता। तो वहाँ इतने बड़े एरिया में 60 आदमी 1000 वर्ग किलोमीटर पे, तो कहीं 20 आदमी, बिल्कुल बंजर। क्यों? हिमालय ने यहाँ पानी बरसा दिया। समझ आया? तो अवर क्लाइमेट इज मानसून बेस्ड। और कहाँ से सारा पानी आता है? मानसून बेस्ड एंड इट हैज 3 सीजन्स। सो on basis of 3 seasons we are having 3 crop system. So it has 3 seasons on basis of 3 seasons. We have 3 crop system, 3 crop patterns होता है। तो वो कौन कौन सी हैं? रबी, खरीफ और ज़ैद। अब इनके बारे में देखो। कि ये कब कब होती हैं और इनमें क्या क्या होता है। रबी के बारे में देखो। अब जरा देखिए। सो वैसे इसके बारे में पिछले चैप्टर में भी बताया गया है और इसमें भी बताया गया है। और चैप्टर 50 में भी बताया गया है, 60 में बताया गया है। रबी क्रॉप। सर आप क्लाइमेट भी करा देना। रबी क्रॉप लिखो। इट इज विंटर क्रॉप, ठीक है। तो विंटर क्रॉप होती है, ज्यादातर जो फेस्टिवल होते हैं इसी क्रॉप के बाद होते हैं। होली आ गया, होली रबी क्रॉप सबकी। हाँ, यानी ये फसलें पक गई तो फेस्टिवल आ गया। अब बेचो पैसा कमाओ।
विंटर क्रॉप। गेहूं बन गया, पंजाब हरियाणा यूपी गेहूं ही गेहूं। बीट तो इस तरीके से अब जरा देखिए रबी क्रॉप इन, ये क्या होता है, सोन इन विंटर, बोई जाती विंटर में एंड हार्वेस्टेड इन समर, स्प्रिंग सीजन। आपको मालूम है बसंत का मौसम फरवरी, पता नहीं बसंत पंचमी तब का। इट इज सोन इन विंटर एंड, देखो जो साउथ है वहां तो विंटर टाइप ऐसा कुछ नहीं होता, तो वहां इन सब का कोई पैटर्न नहीं। एंड हार्वेस्टेड कब होती है, समर इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग समझते हो, बसंत ऋतु, जब नए पत्ते आने लग जाए। अभी ये विंटर चल रहा है, जैसे ही जैसे विंटर आएगा खूब पत्तियां झड़ेंगी। ये अभी समझो पतझड़ का सीजन है, डेसिडुअस, सो बसंत ऋतु। सो हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। अब जरा देखें कि क्रॉप्स आर सोन इन नवंबर, तो नवंबर में ये करी जाएंगी। एंड हार्वेस्टिंग बिगेन्स इन अप्रैल या मई। क्रॉप्स आर सोन इन नवंबर में कर देंगे। एंड हार्वेस्टेड, कुछ लोग क्या करते हैं, 6 महीने का ऐसा सीजन है फसल के पकने का, तो वो क्या होता है, कुछ अप्रैल में करते हैं और कुछ कैसे करते हैं, मई में भी करते हैं। सो अब जरा देखिए इसमें क्या क्या चीजें बोई जा सकती हैं। नाउ कहाँ पे देखो जरा, इट इंक्लूड्स पैडी, पैडी का मतलब धान होता है। नहीं ये तो खरीद हो गई थी। अभी मैं देख लेता हूँ। बीट ग्राम पीस मस्टर्ड लिनसीड। सो रबी सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल होता है। पैडी, सोयाबीन, मेज खरीफ का आर खरीफ क्रॉप्स। और रबी का देखो कहाँ लिखा है, उसी के नीचे हाँ, बीट ग्राम, ये लिखो बीट ग्राम। चना भी आता है, हरे चने आते हैं कि नहीं, आप लोग देखते हो खाने का समय आता है तो हरे चने, और वो वही फरवरी में खाए जाते हैं हरे चने। हाँ सो बीट ग्राम, बीस मस्टर्ड, ठीक है। खेतों में लहराई सरसों, कल परसों में बीते बरसों। पिक्चर का गाना नहीं, ये सरकार के सुनाता है। खेतों में लहराई सरसों, कल परसों में बीते बरसों। वो जो काजोल के पिक्चर का गाना है, काजोल मस्टर्ड, हाँ वही है मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारे इसके हैं। लिनसीड का मतलब समझते हो, अलसी का तेल, अलसी जो बहुत गर्म करती है। अलसी के लड्डू बनते हैं, अलसी काली रंग की होती है, बीज नुमा। सो मस्टर्ड हो गया, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, और क्या हो गया, दैट इज पीस। सो दिस इज रबी क्रॉप। अब हम देखेंगे खरीफ क्रॉप। अलसी, ठीक है। सो दैट इज मनुष्य का दुश्मन है। ये देखो लिनसीड, ये देख लीजिए, ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस तरीके के दाने देखें अलसी के। हाँ सर, ये देखो
मैं इसे रोस्टेड खाती है। हाँ रोस्टेड खाई जाती है, सही कह रहे हैं। मम्मी भी लाती है। रोस्टेड एक जना देखें, खाली क्रॉप सीजन नाउ जून टू अक्टूबर, इसका क्या मतलब है? जून टू अक्टूबर खरीफ क्रॉप। So it is it's बात तुम करते रहो, सब वीडियो खराब हो जाएगा, कोई बात थोड़ी है। इट इज सोन इन, जो नहीं है वो सुन ही नहीं पाते, पता चलता है बाद में। इट इज सोन इन नाउ खरीफ इज सोन, इसमें बुक में क्या लिखा है? जून। कुछ लोग मई में भी सो कर देते हैं, क्योंकि जैसे उनका खाली अपना खेत खाली नहीं रहने देते। मई में काटा, अप्रैल में काट लिया, 1 महीने खाली छोड़ते हैं कि थोड़ा रिप्लेनिश हो जाए, मिट्टी को थोड़े से और चीजें मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए। फिर नहीं तो अब उसी में क्या है कि उगाते जाओ। अब पता चला वो 17वां बच्चा मुमताज दी, फिर मर गई। मतलब शाहजहां जो नहीं था ना, वो मुमताज को साथ ही ले जाता था, लड़ाई में भी ले गया। बोले 17वां बच्चा दे रहे हैं और मेरा 9वां महीना। बोला नहीं लड़ाई में भी चलो साथ में। वहाँ मर गई घोड़े में, टक 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 टक। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए महल बनो। तो उसमें खुशी से बिहार और दिल्ली में बहुत सारे ताजमहल पड़े हैं। अब देखो, अब अक्टूबर में इसे काट लिया, फिर नवंबर से क्या करेंगे? नवंबर में यहाँ पर देख लो, सर बेचारे ये जनवरी है, ये पूरा साइकिल में जनवरी, ये क्या है बताओ? 3 महीने बाद क्या आएगा? मार्च, फिर क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब हमने सारे महीने बना दिए। सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्लॉक बना रहे हो ना? क्लॉक बना रहे हो। मार्च, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब जरा देखो, यहाँ पर जो रबी क्रॉप है वो ये किसमें सोन की जाती है? नवंबर में। तो नवंबर में हमने उगाई, समझ में आई बात की नहीं? अक्टूबर पूरा लिखा, जून इसको लिखो इट इज सोन इन। ये कब होता है? यहाँ पे 2 महीने सो करो, 3 महीने इसका फोटो पीरियड है, 3 महीने पकने के लिए चाहिए। फिर अगर तुमने नवंबर में लगाई है तो 3 महीने बाद मार्च में काट लो। और ये बताओ अब कब उगाई जाएगी? और ये 6 महीने पूरे दे दो, मई तक में इसको दे दो। अब फिर अगला क्या कह रहा है? जून से अक्टूबर। ये क्या है? चलिए हमें बनाना वैसे अब सुनो, शायद कुछ लोग बचा लेते हैं, इसको एक्चुअल में 4 महीना चाहिए। तो 4 महीने उगा दिया, कहेंगे हम तो नवंबर के शुरू में ही बो देंगे, और 4 महीने में उगा के 2 महीने जो बची, अब बोलेंगे सब्जी, कद्दू, ककड़ी, टमाटर, आलू उगाएंगे अपने में। तो बीच के पीरियड में 3 महीने जायद उगा लिया। कंफ्यूज किसान होते हैं ना। ये बनाने को आ सकता है। ये देखो, यहाँ से यहाँ जायद उगा लिया। अगर यहाँ
4 महीने में हो गई, फोटो पीरियड 3 महीने का, और उगाने काटने के लिए 1 महीना। तो अब ये यहाँ से चले 4 महीने यहाँ से उगा ली, फिर 2 महीने आ रही, बोले ये 1 महीना और लेट करेंगे, और कद्दू उगने दो, और ककड़ी उगने दो, Oh my God! तो इससे भी लेट करेंगे। चालाक लोग होते हैं। तो शायद फसल किसी चीज की नहीं होती, वेजिटेबल्स की होती है। जायद में कुछ नहीं, हरी सब्जियां यहाँ ले आए। अब कुछ लोग यहाँ भी ले लेते हैं, कहते हैं यहाँ भी कंजूसी करेंगे, कहते हैं 2 बार जायद उगाएंगे ऐसा। सब्जी, कहते सब्जी उगाई 2 बार, तो यहाँ से थोड़ा बचा है, वहां से तो 2 बार जायद, 1 रबी 1 खरीफ 2 जायद। और कुछ लोग 1 कर देते हैं, जैसे लोग अब जिसके सारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं वो बेचारे क्या करें, रबी खरीफ में ही गुजारा कर। सर अगर इधर से भी बचा लिया, इधर से भी बचा लिया दोनों बार, और बीच में 4 महीने का ऐसे फोटो पीरियड चाहिए, तो फिर कटाई और बुआई मतलब अब आप समझिए 4 महीने बचे, अब 4 महीने आपके पास शेष हैं, तो उसमें कुछ जैद की फसलें 2-2 महीने में भी हो जाती हैं और कुछ 3 महीने में होती हैं, तो आप इधर लगा लो या उधर लगा लो। आपके पास 12 महीने 3 महीने सब्जी के लिए चाहिए, बस वो 3 महीने इधर के ले लो, या 3 महीने जो इंटरमीडिएट पीरियड इज फॉर वेजिटेबल आपके बुक में दिया गया तीनों तरीके का। तो अब जरा हम देखें, तो अब हम देख लें खरीफ क्रॉप में क्या क्या है, बताइए। तो ये हमारे में क्रॉप साइकिल है, इस चीज को ले लो, तो ये दैट इज पैडी, सोयाबीन, इसके एग्जांपल्स वही तो लिखेंगे। सो हाँ, ये इसमें लिख रहे हैं पैडी, सोयाबीन, एग्जाम्पल्स क्या है, धान यानी चावल, ठीक है, पैडी, सोयाबीन, मेज, कॉटन, मक्का, तो आप इसी में देख लो, कॉटन, ये जो खरीफ है ना, यहाँ कहीं आप लोगों ने मक्का खाया होगा अगस्त या सितंबर, हाँ, खाने को मिला था। मेज, सर कॉटन, कॉटन, सूरत में इस समय कॉटन उगता है, ग्रीन ग्राम, हरा चना भी उग सकता है, इसमें भी उगा सकते हैं। ब्लैक ग्राम, काला चना, काबुली वाला, ब्लैक ग्राम, और कौन सा हो सकता है, बस ठीक है, इतना सब हो सकता है। हाउएवर जायद, तो जायद क्रॉप क्या होती है, सो इट कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। क्या होता है, इट्स सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड राइपनिंग सीजन ऑल इज इंक्लूडेड विद इन 3 months। मतलब फोटो पीरियड भी और बोना काटा, बुआई कटाई, गुड़ाई निराई सब ले दे के पूरा कितना बताइए। इट कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स क्रॉप एंड फॉडर, पशुओं का चारा, फॉडर, और क्या उगा लेंगे, पूरे साल खिलाना है, तो 3 महीने उगा लिया और फिर खिलाते रहे। सो इट्स सोइंग, मेरी मम्मी ने मामा की उंगली काटी, हार्वेस्टिंग, सोइंग टू हार्वेस्टिंग पीरियड कितना होता है, मैक्सिमम 3 months है, हाँ भैया, मैक्सिमम 3 months। It is sown between Rabi and Kharif. It is sown between Rabi and Kharif. अच्छा, इसके बाद खरीफ क्रॉप इंक्लूड्स, जायद क्रॉप इंक्लूड्स
इसमें देखो चायत में बहुत सारी चीजें सर होती ये हैं जो किसान ये सारे कुंबर, सारे कुछ उगाते भी हैं है। चारों तीनों की तीनों इनको थकान नहीं होती All vegetables। उगाते ही जा रहे हो 5 फसल भी उगाते हैं लोग। हैं हाँ सो देखो एग्जांपल है क्यूकम्बर, ये थोड़ी जल्दी काट देते खरीफ और रबी उधर से 2 महीने क्यूकम्बर हो गया, पंपकिन, टोमेटो। देख लो जस्टिस फॉर दैट बिटर गार्ड, करेला जानते हो? बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं और भी हो सकते हैं। ठीक है। मार्च टू जून इसका अच्छा सीजन क्या है? इट्स प्रेफरेबल टाइम सर गर्मी वाला हाँ इज मार्च टू जून। वैसे तो 2 शायद भी लोग उगा लेते हैं। इज सर शोन होता है कि शोन सोन इट इज वो टू जून 3 लेटर सिस्टम चलता है। ये अब देखो पहला मेक क्रॉप साइकिल। सर जैद वाला बनाना कंपलसरी नहीं है देखो सर एक तरफ चलेगा 3 महीने इधर दिखा दो या 3 महीने इधर। अब ये क्या कह रहा है? कब से कब तक है? मार्च टू जून कह रहा है तो कोई बात नहीं, चल के जाएगा। साथ मारना ऐसा क्यों कर रहे हैं अब 3 लेटर सिस्टम है ना सारे मंथ का। अच्छा ऐसा है क्या? मैंने पूरा लिखा है। सब जगह 3 लेटर सिस्टम चलता है तो हम भी चला सर हमें भी 3 लेटर्स चाहिए मार्च टू जून क्रॉप साइकिल। ठीक मेरा है। बहुत राइट ए नोट ऑन रबी खरीफ एंड जायद। ये सब लिखे नहीं हाँ। सर देखो रबी कब उगाई जाती है और उसके सबके 3 एग्जांपल्स। रबी के 3 नहीं जरूरी है, 3 से कम में बात ही नहीं बनती। आगे ना दिक्कत हो जाएगी, आगे दिक्कत हो जाएगी। रबी एंड जायद along with सर 2 और आधा ज्यादा आपको नहीं देंगे इसलिए क्योंकि फिर आपका नुकसान है और आपके नुकसान से हमारा नुकसान भी है। अगर आप वहाँ नहीं लिखोगे फिर मेरी जयसवाल क्लासेस का क्या होगा? ओहो फिर लोग सृष्टि से पूछेंगे जयसवाल क्यों पढ़ी? इतना गंदा ज्यादा आ जाते हैं जब खराब नंबर आए बोलो पीसीएम में पढ़ते हैं सर। चालाकी से काम करो। ये चतुराई होता है